जी हाँ दोस्तों, संबोधन से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 अगस्त वाला भाषण के स्क्रिप्ट हो गई लीक। सुनकर आप हो जाएंगे लोटपोट। वो स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, 15 अगस्त चंद घंटों के बाद है, मगर उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 अगस्त की सुबह वाला वो भाषण, जिसे वो लाल किले की प्राचीर से देंगे, बाहर कैसे आ गया? आखिर ये कौन सा भाषण है जिसकी स्क्रिप्ट लीक बताई जा रही है? क्या कुछ है उसमें जिसमें लेकर ये कहा जा रहा है कि सुन करके दोस्तों आप लोटपोट हो जाएंगे? तो चलिए बिना किसी देरी के इस भाषण को मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं और उसके बाद इसके पीछे का खेल समझाता हूं। दोस्तों, इस भाषण में ये लिखा गया है, जो स्क्रिप्ट सामने है, कि आज मैं आपका स्वतंत्रता दिवस की आपको शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, 2047 तक विकसित भारत बनाना मेरी सरकार का लक्ष्य है। लेकिन इस दिन मैं 2025 के भारत की हकीकत पर विस्तार से बात करना चाहता हूं, न कि 22 साल बाद पूरे होने वाले विकसित भारत के सपने पर। मुझे पता है कि मैं लगातार इस बारे में बोलता रहा हूं कि 2 दशक बाद भारत कैसा दिखेगा, लेकिन आज मुझे लगता है मुझे दूर के भविष्य का सपना दिखाने के बजाय आज के भारत की बात करनी चाहिए। पिछले 11 सालों के प्रधानमंत्री कार्यालय में मैंने कई वादे किए। 2014 में मैंने अच्छे दिन का वादा किया, कुछ साल बाद न्यू इंडिया बनाने की बात कही, फिर अमृतकाल का जिक्र किया और आखिर में विकसित भारत का विचार आपके सामने रखा। इन सब का मकसद एक अच्छा माहौल बनाना था, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि अच्छे दिन सच में नहीं आए। हाँ, सुधार करूं कुछ लोगों के लिए, जिनमें मेरे कुछ अच्छे दोस्त भी हैं, जिनका नाम नहीं लूंगा। अच्छे दिन जरूर आए, लेकिन ज्यादातर भारतीयों के लिए नहीं। वर्ल्ड इनक्वालिटी डेटाबेस के 2024 की एक स्टडी बताती है कि देश की कुल संपत्ति का 40% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ एक भारतीय के पास है। भाइयों बहनों, भारत भले ही ब्रिटिश राज में आजाद हो चुका हो, लेकिन अब ये बिलियनियर राज की गिरफ्त में है। देश की निचली 50% आबादी के पास कुल संपत्ति का सिर्फ 3 से 4% हिस्सा है। मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के संस्थापक और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर सौरभ मुखर्जी ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि ज्यादातर भारतीयों की आय ठहरी हुई है। जिस खपत में उछाल की बात की जाती है, वो क्रेडिट की उपलब्धता की वजह से है, इसलिए लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है। असमानता पहले से ज्यादा गहरी और स्थायी हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1 अरब भारतीय यानी कि 90% आबादी के पास अतिरिक्त सेवाओं पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं। इसका मतलब है उनके पास रोजमर्रा की जिंदगी के अलावा कुछ भी खर्च करने लायक पैसा नहीं। अमीर भी खुश नहीं दिखते। 2017 से 2022 के बीच 30,000 से ज्यादा हाई नेटवर्थ ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी। 2024 में 4,000 से ज्यादा करोड़पतियों के ऐसा करने की उम्मीद थी। पिछले साल 2 लाख भारतीयों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी। मित्रों, 2014 में मैं मुंबई में SRNH रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया था। उस समय मैंने कहा था, भगवान गणेश और महाभारत के नायक कर्ण के रूप में प्लास्टिक सर्जरी और जेनेटिक साइंस के सबूत मिलते हैं। हाँ, मैंने ही कहा था, हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं जरूर। उस समय कोई प्लास्टिक सर्जरी रहा होगा जिसने इंसान के शरीर पर हाथी का सिर लगाया होगा और प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत की। मैं हमेशा भारत के वैज्ञानिक और अंतरिक्ष मिशनों का श्रेय लेता हूं। मैं इसरो को बधाई देता हूं, लेकिन सच कहूं तो मैं हमेशा वैज्ञानिक सोच के बजाय अंधविश्वास और आस्था को ज्यादा महत्व दिया। मैंने शायद इसी वजह से मुझे ये समझ में नहीं आता कि पिछले साल मेरे इस बयान पर इतना हंगामा क्यों हुआ कि मुझे भगवान ने भेजा है और मेरा जन्म गैर जैविक यानी कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। मित्रों, 8 नवंबर 2016 की शाम मैंने अपनी मशहूर नोटबंदी की घोषणा की। रात 8 बजे सिर्फ 4 घंटे की नोटिस पर मैंने ऐलान किया कि 500 और 1000 रुपए के नोट यानी भारत की 86% नकदी आधी रात बेकार हो जाएगी। इस बड़े कदम के जरिए मैंने काला धन खत्म करने का वादा किया था। दरअसल मैंने ये भी कहा था कि मैं 50 दिनों के अंदर काला धन खत्म करने में सफल नहीं हुआ तो मुझे फांसी पर लटका देना चाहिए। बिल्कुल, नकदी तो जैसे वापस लौट आई है,
हाल में दिल्ली में एक हाई कोर्ट जज के घर से नोट के ढेर मिलना इस बात के सबूत हैं। लेकिन नवंबर 2016 की उस शाम में मैं बहक गया था। नोटबंदी पूरी तरह नाकाम रही, सैकड़ों छोटे कारोबार तबाह हुए। अगर यह सफलता होती तो क्या मेरी सरकार हर 8 नवंबर को नोटबंदी दिवस नहीं मनाती? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं इन्हें एक अच्छे कलाकार की तरह पेश करता हूं जो दर्शकों को जोश से भर देता है। ये मीडिया के लिए भी बढ़िया हेडलाइन बनाते हैं। 2021 से मेरी सरकार का विज्ञापन और प्रचार पर खर्च 84% बढ़ गया। 2024-25 में ही सरकार ने विज्ञापन पर 600 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर डाले। 2015 में मैंने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की। वादा था 100 शहरों को बदल देंगे, लेकिन आज इन कथित स्मार्ट सिटीज में पानी भरने और पुल गिरने जैसी समस्याएं हैं। गुजरात के वडोदरा में जिसे स्मार्ट सिटी चुना गया था, पिछले महीने एक पुल ढह गया। पटना में जिसे स्मार्ट सिटी जिसे कहा गया, उद्घाटन के सिर्फ 2 महीने बाद ही डबल डेकर फ्लाईओवर टूटकर गिर गया। देश की राजधानी नई दिल्ली में तो सबसे बुरा जलभराव देखा गया, जिससे साफ हो गया कि चरम मौसम से निपटने की तैयारी ही नहीं। स्मार्ट सिटीज की समस्याओं के अलावा राजस्थान के एक सरकारी स्कूल की छत भी पहले महीने गिर गई, जिसमें 7 बच्चों की मौतें हुई। अपने उद्घाटन और घोषणाओं की होड़ में मैं रखरखाव और इंफ्रास्ट्रक्चर के नियमित जांच की जरूरत पर जोर नहीं देता। मेरे भव्य मीडिया और पीआर इवेंट्स एक तरीके के भागने वाले सपनों जैसे हैं। प्रशासनिक तंत्र को रोजमर्रा की हकीकत से आंख मूंद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 2016 में मैंने 6 साल में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन रिपोर्ट कहती है ज्यादातर राज्य ये लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए। आमतौर पर मैं इसकी जिम्मेदारी राज्यों पर डाल देता हूं, लेकिन सूची में कुछ बीजेपी शासित राज्य भी हैं। मित्रों, मुझे यह कहना होगा कि मुझे विपक्ष शासित राज्यों को फंड देना पसंद नहीं। पश्चिम बंगाल को ही अलग अलग मंदों में 1.7 लाख करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें 7,000 करोड़ रुपए मनरेगा, 8,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है। मैं आमतौर पर उन राज्यों को पसंद नहीं करता जो मुझे वोट नहीं देते। सरकारी संघवाद की बात करता हूं, लेकिन अक्सर भेदभाव वाले संघवाद अपनाते हैं। 2020 में मेरी सरकार ने किसान संगठनों से बिना बातचीत किए 3 कृषि कानून लागू किए, जिसके खिलाफ किसानों का आंदोलन शुरू हुआ। बीजेपी शासित सरकारों ने आंदोलनकारी किसानों पर आंसू गैस चलाए, लाठियां बरसाई। मैंने किसानों में कुछ आंदोलनजीवी लोगों की ओर इशारा किया था। आंदोलनजीवी वो पेशेवर प्रदर्शनकारी होते हैं, लेफ्टिस्ट, अर्बन नक्सल और खान मार्केट गैंग जैसे लोग, जो मेरे सपनों का भारत बनने से मुझे रोकते हैं। मुझे यह मानना पड़ेगा कि किसान आत्महत्याओं का आंकड़ा कम नहीं हो रहा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के अनुसार 2022 में 11,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। यह कहना भी होगा कि एनसीआरबी जो अपराधों का अहम रिकॉर्ड रखता है, अब नियमित रूप से प्रकाशित नहीं हो रहा। राज्यसभा में एक सांसद ने पूछा कि 2023 का एनसीआरबी डेटा जो 2024 में आना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं जारी हुआ। मित्रों, भारत की जनगणना जो 1871 से हर 10 साल में होती रही, 2021 में होनी थी, वो भी मैंने टाल दी। इसलिए कुछ लोग मेरी एनडीए सरकार को नो डेटा अवेलेबल सरकार कहते हैं। मित्रों, 2014 में मैंने एक और नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। लेकिन मेरी सरकार और मैं इस नारे पर भी खरे नहीं उतर सके। आज धार्मिक विभाजन, अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की खबरें अक्सर आप सुर्खियों में देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में केरल के 2 कैथोलिक ननों को गिरफ्तार कर उन पर मानव तस्करी का झूठा आरोप लगाया गया। ये नन लगातार मेरी पार्टी से जुड़े हिंदुत्व संगठनों जैसे बजरंग दल के निशाने पर थी। महाराष्ट्र में कुरैशी समाज, मीट व्यापारियों पर तथा कथित गौरक्षकों के हमलों के खिलाफ विरोध रहा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की संपत्तियों को ढाने के लिए बुलडोजर के इस्तेमाल का विरोध किया और कहा कि इस समुदाय का खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन बुलडोजर कार्रवाइयों को अस्वीकार्य कहा और उन्हें रोक दिया। अंत में कहूंगा कि पिछले 11 वर्षों में मैंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मैं ऐसा करने वाला एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री हूं। जैसा कि मैं मीडिया से कहता हूं, अपनी दोस्ती बनी रहे। अब सवाल उठता है, पिछले 11 साल में मैं अपने सारे वादे, संकल्प, नारे, प्यार, घोषणाएं, योजना, प्रचारित कार्यक्रम और भव्य स्कीमें क्यों पूरी नहीं कर पाया? जवाब आसान है, एक ही शख्स इसके लिए जिम्मेदार हैं, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू।
पिछले 11 साल से नेहरू लगातार मेरी कोशिश को रोकते रहे और मेरी कई योजनाओं और अभियानों को नाकाम बनाते रहे। नेहरू ही वजह है मेरे ज्यादातर काम नतीजे तक नहीं पहुंचते। तो मेरी नाकामी के लिए मुझे मत कोसिए, कृपया नेहरू को दोष दीजिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये भाषण की स्क्रिप्ट जिसे मैंने आपके सामने पढ़ करके सुनाया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लाल किले की प्राचीर पर 15 अगस्त 2025 को चढ़कर भाषण देने वाली स्क्रिप्ट बताया गया कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा भाषण देना चाहिए जिनमें उनकी सरकार की वो तमाम खामियां गिनाई गई जिनको लेकर के तमाम लोग, देशवासी और विपक्ष कोसते आ रहे हैं। ये भाषण दरअसल एक वरिष्ठ पत्रकार रहे और मौजूदा वक्त में राज्यसभा के सांसद हैं सागरिका घोष, जिनका ये भाषण प्रधानमंत्री मोदी के लिए उन्होंने तैयार किया कि उनको इस बार ऐसा भाषण देना चाहिए। जाहिर तौर पर इनमें उन दुखती रगों को छेड़ा गया है, छुआ गया है, जिनके जरिए भारतवासी दरअसल ये जान सके कि उनके प्रधानमंत्री ने उनके साथ में किया क्या है। इसीलिए मैंने लिखा कि सुन करके हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे आप, मगर ये हंसने का मकाम नहीं है, ये वो छल है जो आपके साथ हुआ है। क्या कहेंगे आप इस पर? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।